हेलो एवरीवन। आज की जो क्लास है वो एक जीएसटी के महत्वपूर्ण अपडेट के ऊपर है। तो आज की ये जो क्लास है अभी 3 सितंबर को इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड एक अपडेट जीएसटी डिपार्टमेंट ने यहाँ पर दिया है जीएसटी पोर्टल पर। तो उसी के ऊपर आज मैं ये क्लास लेने वाला हूँ। तो देखिए ये अक्टूबर 1 से एप्लीकेबल हो जाएगा। आईएमएस कहते हैं इसको। और इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो ये है कि अब तक क्या हो रहा था कि जब आपके सप्लायर GSTR 1 भरते थे तो आपको GSTR 2A 2B में ऑटोमेटिक वो जो परचेज की एंट्री है वो रिफ्लेक्ट हो जाती थी और आप उसका 3B में इनपुट क्लेम करते हो, है ना। तो अब क्या हो गया है, देखिए मैं आपको इसको एक थोड़ा थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्राइब कर लेता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ये एक सप्लायर है माना कि, और यहाँ पर मैं एक रेसिपिएंट हूँ खरीदने वाला, है ना। तो सप्लायर ने अपनी जो भी किसी भी महीने में जो सेल की, उस सेल को वो अगले महीने की 11 तारीख से पहले पहले GSTR 1 भरता है। या फिर अगर वो क्वार्टरली रिटर्न फाइलर है QRMP स्कीम में तो वो इन्वॉइस को, उस B2B इन्वॉइस को IFF में अपलोड करता है। जैसे ही वो GSTR 1 भरता है या अपना IFF अपलोड करता है उस इन्वॉइस को, तो रेसिपिएंट को ऑटोमेटिक वो एंट्री GSTR 2B में रिफ्लेक्ट करती है। और जो एंट्री रेसिपिएंट को GSTR 2B में रिफ्लेक्ट करती है, रेसिपिएंट उसी एंट्री को GSTR 3B में इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में क्लेम करता है। यानी वो ऑटोमेटिकली GSTR 3B में ITC एलिजिबल ITC वाले कॉलम में रिफ्लेक्ट करने लगती है। और रेसिपिएंट जब अपना 20 तारीख या 22 तारीख या 24 तारीख को अपना 3B फाइल करता है, जो भी उसकी ड्यू डेट होती है, तब वो उस परचेज पर चुकाए गए टैक्स की इनपुट क्लेम करता है। तो ये कॉन्सेप्ट अब तक चलता था। अब इस कॉन्सेप्ट के बीच में यहाँ पर जीएसटी डिपार्टमेंट ने IMS को डाल दिया है, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। अब क्या होगा, जब भी कोई भी सप्लायर या GSTR 1 भरेगा या IFF में अपना इनवॉइस अपलोड करेगा, और रेसिपिएंट के IMS में एक नया पोर्टल यहाँ पर डैशबोर्ड पर रेसिपिएंट को नजर आएगा अपने GST रिटर्न डैशबोर्ड पर। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, जब आप अपनी GST ID में जाते हैं अभी तक, तो आप सर्विसेज में रिटर्न भरने के लिए आप रिटर्न डैशबोर्ड पे जाते हैं। तो इस डैशबोर्ड पर आपको अब IMS भी नजर आएगा। जैसे आप ये रिटर्न डैशबोर्ड में गए, है ना, रिटर्न डैशबोर्ड में गए, आपने यहाँ पर मान लो अगस्त महीना लिया, अभी आप अगस्त के रिटर्न भरोगे सितंबर में, तो अभी तक आपको क्या नजर आ रहा है, GSTR 1 नजर आ रहा है, GSTR 2A नजर आ रहा है, 2B नजर आ रहा है और 3B नजर आ रहा है। आपको अगले महीने से जब आप अक्टूबर महीने में इसको डैशबोर्ड को ओपन करोगे तो अक्टूबर महीने में आपको यहाँ पर IMS का एक डैशबोर्ड नजर आएगा। और जब आप उस IMS को ओपन करोगे तो वो डैशबोर्ड आपको कुछ इस तरीके का नजर आएगा। देखिए मैंने यहाँ पर, अभी गवर्नमेंट ने इसे एक्टिव नहीं किया है, लेकिन मैं आपको इसको थोड़ा सा यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो फाइल दी है उसके अनुसार बताता हूँ। वो डैशबोर्ड आपको ऐसा नजर आएगा जहां पर आपके जो सप्लायर होंगे जितने भी, उनका GST नंबर नजर आएगा। यहाँ पर आपने उनसे जो जो भी बिल पर परचेज की, सारे बिल यहाँ पर नजर आएंगे। यानी जितनी भी आपकी B2B परचेज है सारी की सारी आपको यहाँ पर नजर आएगी। और ये जो IMS डैशबोर्ड है ये रेसिपिएंट को नजर आएगा, याद रखिएगा। तो रेसिपिएंट यहाँ पर देखिए उसके पास ऑप्शन है, एक्सेप्ट करके ऑप्शन होगा, रिजेक्ट करके ऑप्शन होगा और पेंडिंग ऑप्शन होगा। ठीक है, तो और आगे लिखा हुआ होगा एक्सेप्टेड। तो रेसिपिएंट के पास ये ऑप्शन होगा कि वो उसको एक्सेप्ट कर ले, वो उसको रिजेक्ट कर ले, वो उसको पेंडिंग कर ले, है ना। वो उस बिल पे क्लिक करके, उस नंबर पे क्लिक करके बिल के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है इनवॉइस के अंदर, जो चाहे वो टैक्सेबल वैल्यू हो, चाहे वो टैक्स की अमाउंट हो, चाहे वो टैक्स की रेट हो, चाहे वो प्रोडक्ट डिटेल हो, प्रोडक्ट की HSN हो, है ना, ये सारी डिटेल उस इनवॉइस की नजर आएगी रेसिपिएंट को। तो रेसिपिएंट उसको एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है या पेंडिंग कर सकता है। तो रेसिपिएंट के पास यहाँ पर 3 ऑप्शन होंगे, याद रखिएगा। जैसे ही रेसिपिएंट उसको एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने के बाद ही वो एंट्री जो रेसिपिएंट के GSTR 2B में और 3B में नजर आएगी, याद रखिएगा। यानी सीधी सी बात है, IMS में अगर आपने एक्सेप्ट की एंट्री तो आपको 2B में वो एंट्री रिफ्लेक्ट करेगी और 3B में रिफ्लेक्ट करेगी। अगर आपने IMS में एंट्री को रिजेक्ट कर दिया तो वो एंट्री आपके 2B और 3B में नहीं जाएगी। और अगर आपने IMS में एंट्री को होल्ड करके रखा, है ना, अगर आपने उसको क्या किया, एंट्री को होल्ड करके रखा, लेट सपोज आपने उसको पेंडिंग रखा, तो वो एंट्री पेंडिंग रहेगी, तब भी नहीं जाएगी वो 2B और 3B में, जिसको आप जब अपकमिंग टाइम पीरियड में वापस से आप अगला समय में अपना 3B भरने जाओगे और उस एंट्री को बाद में आपने एक्सेप्ट किया तो वो अगले 3B या 2B में नजर आएगी। तो यहां पर आप समझिए कि GSTR 1 जो सप्लायर भरता है, उसके बाद रेसिपिएंट के GSTR 2B में एंट्री रिफ्लेक्ट करती है डायरेक्टली, अभी तक रिफ्लेक्ट करती है।
और फिर रेसिपिएंट के 3B में भी वो एंट्री रिफ्लेक्ट करती है, और जहां पर वो रेसिपिएंट उसकी इनपुट क्लेम करता है, आईटीसी क्लेम करता है, इनके बीच में 1 और 2B के बीच में एक नया डैशबोर्ड गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, आईएमएस, जहां पर रेसिपिएंट के पास ये पावर है कि वो एंट्री को एक्सेप्ट करे, रिजेक्ट करे या एंट्री को पेंडिंग रखे। अगर एक्सेप्ट की तो एंट्री 2B और 3B में आएगी, याद रखिएगा। ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि जो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट रेसिपिएंट लेता है उसकी जेन्युइननेस चेक हो सके, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक हो सके, और बिल्कुल सप्लायर करेक्ट इनवॉइसेस और करेक्ट डेटाबेस अपने जीएसटीआर 1 या आईएफएफ में अपलोड करे, या फिर अब तो एक नया ऑप्शन और आ गया 1A, जहां पर जीएसटीआर 1 भर दिया उसके बाद वो 1A में करेक्शन कर सकता है। तो करेक्शन 1A में करे सप्लायर, और रेसिपिएंट जब सेटिस्फाई हो जाए आईएमएस में देखकर कि हाँ ये एंट्री कंप्लीटली सही है, तो रेसिपिएंट उसको एक्सेप्ट करे, अदरवाइज रेसिपिएंट उसको रिजेक्ट भी कर सकता है, उसके पास पावर है, और उसको वो पेंडिंग भी रख सकता है। तो आईएमएस डैशबोर्ड एक नया अपडेट है जो आपको 1 अक्टूबर 2024 से जीएसटी पोर्टल पर अपने रिटर्न डैशबोर्ड में नजर आएगा, और ये रेसिपिएंट के लिए होगा। रेसिपिएंट अपने हर एक B2B इनवॉइसेस को चेक करके एक्सेप्ट कर सकता है। और एक बात आपको और समझा दूं मैं यहां पर, कि अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया, समझिएगा, अगर आपने न एक्सेप्ट किया, न रिजेक्ट किया, न पेंडिंग किया, तो जब आप जीएसटीआर जैसे जीएसटीआर 3B भरने जाओगे तो वो सारी की सारी एंट्रियां जो वहां नजर आ रही है, अगर आपने उस पर एक्शन नहीं लिया तो वो ऑटो एक्सेप्टेड हो जाएगी, यानी ये मान लिया जाएगा कि वो आप ही ने परचेज किया। इसीलिए आप जब अपना जीएसटीआर 3B भरने जाएं उससे पहले आप अपने सारे के सारे जो इनवॉइसेज हैं, जो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में जब आप आईटीसी क्लेम करेंगे B2B इनवॉइसेस की, तो आप अपने इनवॉइसेस को अपने आईएमएस पोर्टल पे जाकर, डैशबोर्ड पर जाकर आप उसको चेक कर सकते हैं। और अगर किसी तरीके की कोई करेक्शन नीडेड है, तो सीधी सी बात है कि देखिए 11 तारीख को जीएसटीआर 1 भरा जाता है और 20 तारीख को जीएसटीआर 3B भरा जाता है, तो आपके पास इसके बीच में समय है, तो आप इसके बीच में अपना आईएमएस जो डैशबोर्ड है उसको आप चेक कर लें। और अगर कोई भी एंट्री जो कि आपको लग रहा है कि उसमें किसी प्रकार की कोई मिस्टेक है, तो आप अपने उस सप्लायर को कांटेक्ट करिए, उसको बोलिए कि इस एंट्री को आप सुधारिए। सप्लायर के पास तो अब ऑप्शन है, पहले ऑप्शन नहीं हुआ करता था, क्योंकि एक बार जब जीएसटी में रिटर्न भर दिया, एक बार जब जीएसटीआर 1 भर दिया, तो आप उसे बाद में करेक्ट नहीं कर सकते थे, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन अब तो आपके पास ऑप्शन है सप्लायर के पास कि वो 1A में उसको करेक्शन के रूप में डाल सकता है। जैसे ही सप्लायर 1A भरेगा वापस से और उस एंट्री को करेक्ट करेगा, रेसिपिएंट की आईएमएस में वो एंट्री नजर आएगी और रेसिपिएंट उसको एक्सेप्ट करेगा, तब जाके रेसिपिएंट की 2B और 3B में एंट्री नजर आएगी और रेसिपिएंट 3B फाइल करके इनपुट ले सकता है। तो एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम यहाँ पर गवर्नमेंट क्रिएट करती जा रही है। हालांकि व्यापारियों को ये थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, क्योंकि धीरे धीरे जीएसटी में जिस तरीके से आए दिन जो बदलाव होते हैं, तो हम कोई एक चीज सीखते हैं, तब तक उसको जब तक इंप्लीमेंट करते हैं एक नई चीज आ जाती है, नई कुछ सीखते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं एक नई चीज आ जाती है, अपडेट रहना पड़ेगा। और देखिए, चाहे इंडिया का जो टैक्सेशन सिस्टम है, चाहे जीएसटी हो या इनकम टैक्स हो, आप लोगों को अपडेट तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपडेट नहीं रहोगे तो आउट ऑफ डेट हो जाओगे, है ना, फिर काम नहीं कर पाओगे। तो ये एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है। अच्छा, इस सिस्टम में देखिए कुछ थोड़ा सा इसको हम समझने की कोशिश भी करते हैं। आईएमएस डैशबोर्ड पे आपको सारी की सारी B2B इनवॉइसेस, परचेज के इनवॉइसेस यहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगे जब सप्लायर अपना जीएसटीआर 1 भरेगा। यानी इसमें एंट्रियां कहां से आएगी? जीएसटीआर 1 से आएगी, है ना, जीएसटीआर 1 और आईएफएफ में जो इनवॉइसेस अपलोड किए गए, और 1A अगर अब 1 के बाद 1A भी किसी सप्लायर ने भरा है, तो इन तीनों जगह से वो एंट्रियां आपकी आईएमएस पोर्टल पर आएगी। आप जब उन एंट्रीज को एक्सेप्ट करेंगे तभी जाके वो आपकी 2B में जाएगी। याद रखिएगा, एक्सेप्ट करोगे तो ही 2B में जाएगी। यानी आपने अगर एक्शन लिया, एक्सेप्टेड किया, तो 2B में जाएगी। अगर आपने कोई एक्शन लिया ही नहीं, याद रखिएगा, तब भी वो एंट्री आपकी 2B में चली जाएगी, याद रखिएगा। तो अगर आप एक्सेप्ट कर सकते हो और नहीं भी करोगे तो वो ऑटो एक्सेप्टेड मानी जाएगी। तो कोई जरूरी नहीं होता है कि आप आईएमएस में जाके एक एक एंट्री को एक्सेप्ट करें। आप अगर आईएमएस में गए ही नहीं और आप 3B भरने बैठोगे तो ऑटोमेटिकली वो सारी एंट्री आपको मौजूद मिलेगी जो आपके सप्लायर ने चढ़ाई होगी अपने जीएसटीआर 1 में, याद रखिएगा। तो ऑटो एक्सेप्टेड है, याद रखिएगा। हाँ, रिजेक्ट करना है या पेंडिंग करना है तो उन एंट्री को आपको मैन्युअली आईएमएस में जाके रिजेक्ट या पेंडिंग करना पड़ेगा, है ना। और अगर हम इसमें देखिए, इन केस सप्लायर हैज अमेंडेड एनी इनवॉइस फाइल्ड इन जीएसटीआर 1, मान लो जीएसटीआर 1 में कोई इनवॉइस डाला था जिसको सप्लायर ने 1A में अमेंड किया,
ऑटोमेटिक ही वो अमेंडमेंट आईएमएस में हो जाएगा, याद रखिएगा। जैसे ही 1A ये सप्लायर भरेगा, आईएमएस में ऑटो अमेंडमेंट हो जाएगा और आपको वो बिल्कुल अमेंडेड आईटीसी आप ले पाओगे 2B में और 3B में। तो सब चीजें ऑटोमेटिक ही आपस में क्या है, कनेक्टेड है, याद रखिएगा। ठीक है, आपको सिर्फ सप्लायर को ये बताना होगा कि उसको कौन से इनवॉइस में करेक्शन करना है और सप्लायर उसे 1A में करेक्शन करेगा, आपके आईएमएस में वो एंट्री ऑटो करेक्ट हो जाएगी, याद रखिएगा। ओके, उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो गवर्नमेंट यहाँ पर देखिए, याद रखिएगा, एक कट ऑफ डेट्स भी देगा। कट ऑफ डेट का मतलब जिससे पहले आपको आईएमएस में जाके उस एंट्री को या तो एक्सेप्ट या रिजेक्ट या होल्ड पे करना पड़ेगा। अगर आपने उस डेट तक कुछ नहीं किया तो ऑटोमेटिकली वो एक्सेप्टेड मानी जाएगी। और ये कहा जा रहा है कि जो जनरली कट ऑफ डेट होगी वो 14 तारीख होगी सब्सिक्वेंट मंथ की। तो यानी आप समझिए 11 तारीख को जीएसटीआर 1 भरा जाता है, 13 तारीख को ज़्यादातर आईएफएफ में इन्वॉइसेस अपलोड हो जाते हैं और 14 तारीख तक आपने अगर वो अपने आईएमएस में जाके एंट्री को होल्ड नहीं किया, मतलब पेंडिंग नहीं किया या रिजेक्ट नहीं किया, तो वो 14 तारीख तक ऑटोमेटिकली क्या मान ली जाएगी, एक्सेप्टेड मान ली जाएगी, है ना। तो आपको जल्द से जल्द, मतलब जो भी टेंटेटिव कट ऑफ डेट सरकार तय करेगी, अक्टूबर में ही पता चलेगा हमें, अभी तो सिर्फ ऐसा बताया गया है एक एग्जाम्पल के रूप में। तो 14 तारीख तक आपको आईएमएस में जाके या तो रिजेक्ट करना है या उसको पेंडिंग करना है, अन्यथा सारी की सारी एंट्री ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, एक्सेप्टेड मानी जाएगी, याद रखिएगा। और फिर वो आपके जीएसटीआर 2B में और 3B में वो सारी एंट्रियां रिफ्लेक्ट करेगी इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए। तो ये एक ऑप्शन रेसिपिएंट को दिया गया है कि रेसिपिएंट सारे जो परचेजेज उन्होंने की है सप्लायर से, उन सारे सप्लायर की एंट्रीज को चेक करें और अगर कोई उनको गड़बड़ महसूस होती है उन एंट्रीज में तो सप्लायर को वो इन्फॉर्म करें, ताकि सप्लायर उसे जीएसटीआर 1A में जाके अपडेट करे और रेसिपिएंट को वो आईएमएस में अपडेटेड फिगर नजर आए और रेसिपिएंट उसको एक्सेप्ट करे ताकि वो 2B और 3B में नजर आए और आगे जाके फिर 3B में जो रेसिपिएंट है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकें। सो ये एक नया ऑप्शन है जो आपको यहाँ पर जीएसटी पोर्टल पर मिलेगा 1 अक्टूबर के बाद। अभी आपको जीएसटी पोर्टल पर ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है। मैंने, आप देख सकते हैं अभी अगस्त का मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा डैशबोर्ड ओपन कर रखा है, तो ये अभी अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगले महीने जब आप 1 अक्टूबर के बाद इसको चेक करोगे तो आपको ये एक नया आईएमएस का ऑप्शन नजर आएगा और ये एक नई फैसिलिटी है जो 1 अक्टूबर से गवर्नमेंट जीएसटी डिपार्टमेंट यहाँ पर क्या करने वाला है, इसको लागू करने वाला है। और ये आप देखिए, ये कल की तारीख का ही ये अपडेट है जो यहाँ पर मैंने आपको बताया है बेसिकली, है ना। अच्छा, यहाँ पर इसके अलावा एक अपडेट और गवर्नमेंट ने यहाँ पर देखिए डाला हुआ है। वो अपडेट हालांकि मैं पहले भी इसके ऊपर एक क्लास ले चुका हूँ कि एक नोटिफिकेशन आया था यहाँ पर 12/2024, है ना, 10 जुलाई का। उसमें गवर्नमेंट ने जो B2C लार्ज इन्वॉइसेस की जो लिमिट थी उसको 2.5 लाख से करके कम करके 1 लाख कर दिया है। तो अब आप ये देखिए कि अब आपकी जो आप जीएसटीआर 1 भरोगे और उसमें जो आप टेबल नंबर 5 के अंदर B2C लार्ज इन्वॉइसेस डालते हो, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अब जो B2C लार्ज में कौन से इन्वॉइसेस बताने हैं, जो भी आप इंटर स्टेट टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई करते हो मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, यानी आप किसी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को दूसरे राज्य में 1 लाख से भी ऊपर का कोई बिल बनाया है आपने, तो उसे उस बिल का बिल बाय बिल यानी इनवॉइस वाइज डिटेल आपको जीएसटीआर 1 में B2C लार्ज इन्वॉइसेस में आपको डालना पड़ेगा। वो अब स्मॉल नहीं है, पहले ये लिमिट 2.5 लाख थी, अब ये लिमिट जो है वो आपको याद रखिएगा। इस महीने जब आप अपना रिटर्न भरोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको 1 लाख से ऊपर के जो B2C जो अनरजिस्टर्ड पर्सन को की गई B2C जो सप्लाई है, टैक्सेबल सप्लाई जो अदर स्टेट में आपने की, इंटर स्टेट की है, उसमें आपको 1 लाख से ऊपर के सारे बिलों को B2C लार्ज में डालना होगा, है ना। तो अगर आप एक रेगुलर टैक्स पेयर हैं, जीएसटीआर 1 भरते हैं, तो आप इसको टेबल नंबर 5 में 1 लाख से ऊपर के बिल डालोगे और B2C के। और अगर आप एक NRTP हैं, याद रखिएगा, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, तो आप जीएसटीआर 5 जब भरेंगे तो आपको जीएसटीआर 5 में टेबल नंबर 6 में ये चढ़ानी होगी अपनी B2C लार्ज इन्वॉइसेस। यानी गवर्नमेंट ने B2C लार्ज इन्वॉइसेस की डेफिनेशन को चेंज किया है। वापस बता दूं, आप में से जो लोग जीएसटी के ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं,
जीएसटी में दो तरीके की सप्लाई हम लोग करते हैं। रजिस्टर्ड पार्टियों को की गई सप्लाई B2B कहलाती है और अनरजिस्टर्ड पर्सन को की गई सप्लाई B2C कहलाती है। B2C में वापस दो कैटेगरी है, B2C स्मॉल और B2C लार्ज। जब B2C लार्ज की जो अब तक की डेफिनेशन थी वो ये थी कि आप दूसरे राज्य के किसी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को 2.5 लाख से ऊपर का बिल बनाते हो तो वो B2C लार्ज कहलाता था। अब उस डेफिनेशन को बदला है और अब वो 1 लाख से ऊपर की बिलिंग वैल्यू को हम B2C लार्ज कहेंगे। तो B2C लार्ज जो सेल होती है उसको हमें अलग टेबल में चढ़ाना होता है, जो टेबल नंबर 5 है GSTR 1 की। और B2C स्मॉल यानी जो अदर सप्लाई है सारी, उनको हमें एक अलग टेबल में समरी फिगर डालना होता है, वहां पर हमें इनवॉइस वाइज डेटा नहीं डालना होता है। तो ये भी एडवाइजरी यहाँ पर जारी की गई है कि आप इस महीने जब अपना GSTR 1 भरेंगे या GSTR 5 भरेंगे तो आपको वहां पर B2C लार्ज की जो वैल्यू है उसको ध्यान में रखना है कि अब अपडेट हो गई है और सितंबर से आपको इसको 1 लाख से ऊपर की वैल्यू को B2C लार्ज मानना होगा। अगर आप अनरजिस्टर्ड पार्टीज ऑफ अदर स्टेट के केसेस में आपको वो बिल B2C लार्ज में चढ़ाने होंगे। तो ये भी एक नया अपडेट है जो मैंने आपके लिए यहाँ पर बताया है। तो ये दोनों नए अपडेट आप जीएसटी पोर्टल पे देख सकते हैं, आ चुके हैं। और इन अपडेट को आपको ध्यान में रखना है। एक अक्टूबर से एप्लीकेबल है और जो सेकंड B2C लार्ज वाला है वो सितंबर से यहाँ पर एप्लीकेबल है। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और इसी तरह से जुड़े रहिए कॉमर्स हब उदयपुर के इस यूट्यूब चैनल से। मैं हूं अरुण शर्मा और मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट जो अपडेट हैं जीएसटी और इनकम टैक्स और जितने भी अकाउंटेंट या अकाउंटिंग वर्क से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उससे रिगार्डिंग मैं आपको यहाँ पर डेफिनेटली अच्छे अच्छे कंटेंट्स प्रोवाइड करूँगा। और थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे अच्छे कंटेंट्स मिले। और आप हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको किसी अच्छे कोर्सेज, चाहे वो अकाउंटिंग और इन्वेंट्री से रिलेटेड सॉफ्टवेयर के कोर्सेज हो या इनकम टैक्स के कंप्लायंस कोर्स हो, जीएसटी, टीडीएस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बैंकिंग, सारे ईपीएफ, ईएसआई और पेरोल रिलेटेड जो कोर्सेज हो, सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप लोग कॉमर्स हब की ऑफिशियल वेबसाइट एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से और आप उसमें कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।